गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विषय अध्यापिका संतरा खीचड़ और कक्षा 6 में अपन पढ़ रहे थे पाठ 2 बचपन, जिसमें कृष्णा सोबती अपने बचपन का वर्णन कर रही है। तो देखो अपने 6 इसके गद्य पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे अगला 7वां गद्य। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और देखो इसमें पढ़ेंगे जो लेखिका है वो अपने बचपन के खान पान का यहाँ वर्णन कर रही है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं कि अनार के दाने और चने वगैरह वो आज भी हैं, उस समय भी हम खाते थे। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। यानी वो कैसे बनाते थे, जैसे आपने कई थड़ी वगैरह पे देखे होंगे, कागज़ को मोड़कर कौन सा बना लेते हैं और उसमें नमकीन वगैरह डाल के देते हैं। वैसे ही लेखिका कह रही है कि आज भी इन हाथों में वो कमाल है कि आज भी हम वैसी पुड़िया कागज़ की बना सकते हैं। नीचे से तिरछी लपेटते हुए वही कोन की तरह, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते हैं, यानी उसे हाथ पे ले लेके खाते थे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, यानी एक फिल्म का गाना भी था और वो खा खा के ये गाना गाते थे। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था ये गाना, हर बच्चे को आता था क्योंकि उस समय ये फिल्म चली हुई थी। जैसे अभी केसरी मूवी चल रही है, ठीक है, और उसका भी जो गाना है अधिकतर बच्चे गाते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी वाला कि तेरे बागों में खिल जाएं, ठीक है, वो वाला गाना अभी हर बच्चों को आता है। उसी प्रकार जो मूवी चली थी उसी मूवी के अकॉर्डिंग ये गाना भी स्कूल में सब बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी घूमते जाते मैदानों में और वो खाते जाते। और आपको पता है घूमते घूमते खाते हैं तो आनंद भी ज़्यादा आता है। एक एक चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, यानी एक अलग ही राग थी। फिर देखो अगला है 8वां है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े लिए। छुटपन यानी बचपन में घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था, यानी वहाँ घोड़े पर बैठना सवारी करने का मौका मिल जाता था हमें। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे। कमतर, कमतर यानी छोटा। पता नहीं हम घोड़ों को क्यों कमज़ोर समझते थे, छोटे समझते थे। घोड़ा होता है उस पर बैठ जाते थे, खेलने लग जाते थे। शिमला के हर बच्चे को ये मौका मिल ही जाता। उन पर हंसते थे और घोड़ों पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी, यानी घोड़ों की तो फिर कभी बातें करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे। सामने जाखू का पहाड़ ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी, यानी चर्च उनका यहाँ वर्णन किया है। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यीशु यानी ईसा मसीह के लिए आया है और जब चर्च की घंटियाँ वगैरह बजाते थे तो ऐसे लगता था कि स्वयं भगवान कुछ कहने वाले हैं, इतनी आवाज़ गूंजती थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी शाम के समय आपको पता है सूर्यास्त हो जाता है अर्थात सूरज डूब जाता है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं और सामने जब सूर्यास्त होता है तो जो आसमान की जो धारियाँ हैं वो कैसे लगने लग जाती हैं, सुनहरी यानी सोने के रंग जैसी, सोने के रंग जैसी लगने लग जाती। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, वो तारों की। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सेकेंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी कि शाम के समय क्या होता था, रिज यानी पहाड़ का सबसे ऊपरी लंबा भाग, वहाँ क्या होता था कि दुकानें वगैरह जो भी होती थी सब चमकने लग जाती थी। किससे? लाइट से। तो उनका जो रौनक थी वो अजीब सी थी, अलग ही थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो स्कैंड पॉइंट ये वहाँ कोई स्थान का नाम है और वहाँ से वर्णन किया है इसमें। तो स्कैंड पॉइंट जहाँ पर सब लोग चहल पहल करते थे तो वहाँ के ठीक सामने यानी बिल्कुल आगे उन दिनों एक दुकान भी हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए, यानी खंबे का सिग्नल था कि किधर से किधर जाना है, वो सिग्नल देता था, उसमें लाइट वगैरह होती थी। जैसे आजकल शहरों में होते हैं ना, रेड
ग्रीन और येलो। उसी प्रकार से पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वह थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे। और अपन भी जब छोटे थे हवाई जहाज़ बहुत कम दिखती थी तो अपन भी दौड़ने के लिए आते थे। आजकल तो बहुत सारे हवाई जहाज़ उड़ने लग गए हैं तो बच्चे बाहर निकल आते थे उनको देखने के लिए। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। वो कैसी दिखती थी? हवाई जहाज़ जैसे एक बड़ा पक्षी उड़ रहा है। यह देखो, और वह गायब हो जाती। इतने देखते देखते तो गायब ही हो जाती थी। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे कि वहाँ एक दुकान और थी। और वो दुकान कैसी थी? ऐसी थी क्योंकि वहाँ पर उन्होंने चश्मा बनाया था और वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा था क्योंकि अपन को कुछ दिखाई नहीं देता तो चश्मा लगाना ही पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो पहले तो अपन चश्मा लगाते हैं तो अटपटा सा लगता है, वैसा ही लेखिका को लगता। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? अपन भी यही पूछते हैं, छोटे बच्चे जब चश्मा लगा लेते हैं तो कोई तकलीफ है क्या आंखों में? तो वही पूछते थे इस उम्र में ऐनक, कि इसी उम्र में आपने चश्मा लगा लिया, इतनी छोटी उम्र में। दूध पिया करो। क्या कहते थे बच्चे? कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। तो डॉक्टर ये कहते हैं थोड़े दिन पहनना पड़ेगा फिर उतर जाएगा। तो मैं भी यही कहती। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, तसल्ली, आश्वासन यानी तसल्ली दी, लेकिन चश्मा तो अब तक भी नहीं उतरा। यानी डॉक्टर ने क्या कहा? उतर जाएगा, लेकिन अभी तक भी लेखिका का चश्मा नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ क्योंकि इसमें गलती किसकी है? उसकी खुद की है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल और लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? कि अपन दिन में तो पढ़ाई करें नहीं, रात को लैंप जलाकर पढ़ाई करें तो आंखें खराब ही होंगी। तो लेखिका कह रही है कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो अपने बाकी जो गद्य हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, इसको पूरा पढ़ लेना।